गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल मैथ की क्लास में सभी बच्चे ध्यान दें। आज एक्सरसाइज 8.3 आपको बताना है। एक्सरसाइज 8.3 बताने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक्सरसाइज डाल लेनी है EXERCISE एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के लिए यहाँ पर पहला पॉइंट आप डालेंगे पूरक कोण। पूरक कोण जिसे कोटि पूरक भी बोलते हैं, कोटि पूरक, पूरक कोण तथा समपूरक कोण। तो यहां पर जानेंगे पूरक तथा समपूरक कोण क्या होते हैं। तो आपको लिखना है जिन दो कोणों का योग समकोण ब्रैकेट में लिख देंगे 90 अंश हो, वे कोण कोटि पूरक या पूरक कहलाते हैं। अब उदाहरण में लिखेंगे कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू 90। सपोज दैट कोण A और कोण B का योग 90 है। तो अतः कोण A व कोण B पूरक कोण है। कैसे कोण है? पूरक कोण। तो इतना आपको याद रखना है कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो वे दोनों कोण ही एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब एक पूरक का मतलब होता है कि एक के बगैर दूसरा अधूरा। तो यहां पर यानी कोण A और कोण B जब दोनों होंगे तो दोनों कोणों को जोड़ने पर जब 90 अंश बने तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुए। यानी कोण B का मान A के बगैर 90 नहीं हो सकता और कोण A का मान B के बगैर 90 अंश नहीं हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। ठीक है, ये इसमें पहला पॉइंट हो गया कोटि पूरक का। अब बात करते हैं इसी में सेकंड पॉइंट की समपूरक कोण क्या होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे जिन दो कोणों का योग, अब समकोण की जगह कितना हो जाएगा 180 अंश हो तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो उदाहरण में अब यहीं पर हम कोण A और कोण B अगर इन दोनों को जोड़ें तो 180 अंश होना चाहिए। तो यहां पर आप लिख देंगे अतः कोण A व कोण B कैसे कोण है? समपूरक कोण है। ओके, तो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो याद रखिएगा अगर जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो तो आप कहेंगे वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए समपूरक या कोटि पूरक होंगे, और जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा वे दोनों कोण एक दूसरे के लिए समपूरक कोण होंगे। तो बात हो गई पूरक कोण यानी कोटि पूरक या समपूरक कोण। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि दूसरा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा? हेडिंग में ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए चतुर्थांश का नियम। तो यहां पर जानेंगे हम चतुर्थांश का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले चतुर्थांश आप समझ लें बहुत ही अच्छे से कि चतुर्थांश क्या होता है। कि किसी समतल, अगर किसी समतल में हम दो अक्ष x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत कर दें, यानी दो तल परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो जाएं तो उसे बोलते हैं कार्तीय तल। और कार्तीय तल के जो दो भाग होते हैं, ये दोनों तल एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो होता है मूल बिंदु O, और मूल बिंदु से दाहिनी तरफ की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो होती है OX जो कि पॉजिटिव होती है, ध्यान दीजिएगा OX जो कि पॉजिटिव होती है, और जस्ट इसी के बाईं तरफ
ओ एक्स डैश जो कि निगेटिव होती है, और उसके बाद जस्ट ऊपर की ओर वाई अक्ष पर ओ वाई जो कि पॉजिटिव होती है, और जस्ट नीचे की ओर ओ वाई डैश, ये डैश होता है और जो कि निगेटिव होती है। तो मतलब मूल बिंदु के दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसे बोलते हैं। यानी यहां पर इतना आप ध्यान दीजिएगा कि x और x डैश जो है वो x अक्ष है, और y और y डैश क्या होता है, y अक्ष है, y डैश y अक्ष। तो x और x डैश ये x अक्ष होता है, y और y डैश y अक्ष होता है, लेकिन x अक्ष में o x डायरेक्शन पॉजिटिव, o x डैश निगेटिव, y अक्ष के लिए o y डायरेक्शन दिशा धनात्मक और ओ वाई डैश की दिशा ऋणात्मक होती है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, कौन एक्स अक्ष है कौन वाई अक्ष है, और ये समतल होते हैं। इनको आप ये जो यहाँ पे कार्तीय तल में इस डायरेक्शन में बना हुआ है, इसको आप इस तरीके से मत समझिएगा कि समतल में इस तरीके से बना दिया गया है। ये समतल में इस तरीके से ये दो तल होते हैं, ये दो तल होते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होते हैं ये तल माने जाते हैं इस तरीके से। यानी देखने में आपको इस तरीके से, ये इधर से करके ये इस तरीके से ऐसे होगा। तो देखने में अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको चार खाने नजर आ रहे होंगे, चार खाने नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे चार खाने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो चार खाने नजर आते हैं यहाँ पे, ये जो चार खाने नजर आते हैं ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया, और ये आपका दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये जस्ट उसी के नीचे तीसरा हो गया, और फिर जस्ट उसी के साइड में ये चौथा हो गया। तो यहाँ पे ये चार चतुर्थांश हो गए। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये आपको इस तरीके से बता दिया कि ये चार भागों में बढ़ जाता है। तो ये चार जो खंड होते हैं ये आपके चतुर्थांश कहलाते हैं। अब आपको याद क्या क्या रखना है चतुर्थांशों में, कि पहले चतुर्थांश में, यानी इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, कि पहले चतुर्थांश में ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं, हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। और दूसरे चतुर्थांश में पहले तो आप ये जान लीजिए कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन से बिंदु आते हैं, यानी कौन कौन से कोण आते हैं। तो स्टार्टिंग 0 डिग्री से होती है, तो 0 डिग्री और जस्ट लंबवत यानी 90 डिग्री, और जस्ट फिर अगेन लंबवत यानी 90 और 90 180 डिग्री, फिर जस्ट लंबवत 270 डिग्री, और जस्ट फिर अगेन लंबवत, तो ये आ गया 360 डिग्री। यानी 90 90 90 90 जुड़ता चला जाएगा, जीरो में 90 90 90 जोड़ते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये आपको कोण पता चल जाएंगे कि ये तीर के निशान कौन कौन से एंगल को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इधर 0 से शुरू होता है, घूम के फिर 360 आ जाता है। अब पहले चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आते हैं ये आप देख लीजिए। अगर हम 0 में कुछ भी जोड़ें तब भी आप पहले में जाएंगे, सुई जो है ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ेगी। तो यहां पर या 90 में कुछ घटाएं तो इसमें कौन कौन से आते हैं ये आप ध्यान दीजिए। अगर 90 में हम कुछ भी घटाएं तब भी पहले में आएगा। उसके बाद अगर 0 में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो तो खैर पहले में आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद अगर हम 360 डिग्री में कुछ जोड़ें तब भी तो वो पहले में आएगा, क्योंकि सुई अगर इधर से घूम के इधर आ जाती है 360 पे, तो 360 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो फिर ऊपर की ओर ही तो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे, अभी ये ध्यान नहीं दीजिए, मैंने ये जो बताया था कि आल पॉजिटिव होते हैं, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ये इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। तो पहले चतुर्थांश में ये दोनों कोण आते हैं। दूसरे चतुर्थांश में देखिए कौन कौन से कोण आते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आपके अगर 90 में हम कुछ भी जोड़ें, 90 डिग्री में हम कुछ भी जोड़ें, थीटा मतलब कोण है, तब भी दूसरे में जाएगा। और या 180 में हम कुछ भी घटाएं तब ऊपर की ओर, जैसे तीर का निशान ये ऐसे है सुई, तो अगर हम जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो पीछे की ओर। फिर उसके बाद तीसरे में आ जाइए। तीसरे में 180 डिग्री में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो सुई आगे की ओर बढ़ जाएगी, या 270 में हम कुछ भी घटाएं तो सुई तीसरे चतुर्थांश में रहेगी। अब चौथे में आ जाइए। चौथे में ध्यान दीजिएगा,
चौथे में अगर हम 270 में कुछ भी जोड़ें तो चौथे में रहेगा, या 370 में कुछ भी जोड़ें कि घटाएं, घटाने पर, क्योंकि 370 में सुई ऐसे रहेगी, घटाएंगे तो सुई नीचे की ओर जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और होता है, जीरो में, जैसे इसमें हम 0 डिग्री में कुछ भी जोड़ें तो पहले में आएगा, और लेकिन अगर हम 0 डिग्री में कुछ भी घटाएं तो किस चतुर्थांश में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, चौथे में। इतना आपको याद रखना है। यानी अब इसमें आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि किस चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आते हैं। तो पहले चतुर्थांश में यानी पहले फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आते हैं, तो आप ये लाइन से लिख लेंगे कि 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और तीसरे में 0 डिग्री प्लस थीटा आते हैं। फिर इसी तरीके से द्वितीय चतुर्थांश में आप लिख देंगे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। फिर इसी तरीके से तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से आते हैं, ये देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, यही चीज आपको लिख लेनी है, याद करने के लिए याद रहेगा। और 270 माइनस थीटा। फिर इसी तरीके से चौथे चतुर्थांश में आपका 270 प्लस थीटा आता है, 360 माइनस थीटा आता है, और 0 डिग्री माइनस थीटा आते हैं। तो किस चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आते हैं, ये देखिए मैंने आपको यहां पे लिखा दिया। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, किस चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और कौन कौन से ऋणात्मक होते हैं। तो यहां पर दूसरे पॉइंट में आपको याद रखना है, चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। तो आपको किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट होता है, तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और कौन से ऋणात्मक होते हैं, तो ये दूसरे पॉइंट में आपको याद रखना है। पहले पॉइंट में किस चतुर्थांश में है कौन सा कोण, और दूसरी कंडीशन में आपको याद रखना है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है या निगेटिव। तो यहां पर पहले चतुर्थांश के लिए देखिए, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरे चतुर्थांश की बात करें, दूसरे चतुर्थांश में ऐसे आप लिख लीजिए साइन, और ये आ गया कॉस, और ये आ गया आपका टेन। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। तो यानी ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो यहां पर देखते हैं हम, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव टर्म नहीं होता है। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से, साइन और कॉसेक, साइन व लिख लो, साइन व कॉसेक धनात्मक, और आगे लिख देंगे शेष ऋणात्मक। ओके, याद रहेगा। यानी साइन और कॉसेक अगर आएगा चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होगा, और नहीं तो आप निगेटिव बोल देंगे। अगर जैसे कॉस आता है तो आप कहेंगे निगेटिव, अगर टेन आता है तो कहेंगे आप निगेटिव दूसरे चतुर्थांश के लिए। अब यहां पर आ जाइए तीसरे चतुर्थांश के लिए। तीसरे चतुर्थांश में अभी देखिए मैंने इसमें लिखा है टेन व कॉट पॉजिटिव होते हैं, और शेष क्या होते हैं, शेष आपके निगेटिव हो जाते हैं। चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस व सेक पॉजिटिव होते हैं, और शेष क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब तीसरे स्टेप में आ जाइए। तीसरे स्टेप में आपको ये याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश
में त्रिकोणमितीय चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन। त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ परिवर्तन भी होता है। कैसे क्या परिवर्तन होता है देखिए इसमें अगर ध्यान दीजिएगा, x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए कोई परिवर्तन, x अक्ष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका ए पॉइंट मान लीजिएगा। इसको आप ABCD बना लेंगे याद रखने के लिए, ABCD, और ठीक इसी में मान लेंगे ABCD, क्योंकि ये इसके अंदर के पॉइंट है ना, तो ABCD। इसमें भी ये पॉइंट मान लेंगे, x अक्ष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो x अक्ष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात का मतलब x अक्ष में कौन कौन से आते हैं। x अक्ष में आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, 0 में यानी 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा आता है, ये देखिए। और क्या आता है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा आता है। और इसी में आता है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आता है। तो x अक्ष के लिए इतना। अगर 0 प्लस थीटा होगा या 0 माइनस थीटा होगा तब भी x अक्ष माना जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए 0, 180 और 360, 0, 180 और 360 x अक्ष के लिए है कि नहीं है। फिर उसके बाद B पॉइंट में y अक्ष के लिए निम्न परिवर्तन होते हैं। y अक्ष पर अगर आता है तो परिवर्तन होता है। तो y अक्ष यानी कौन कौन से, y अक्ष का मतलब हो गया, y अक्ष पे देखिए कौन कौन से एंगल आते हैं। तो y अक्ष के लिए, अर्थात पहले ये तो समझ ले कि कौन कौन से एंगल आते हैं। तो y अक्ष के लिए आता है 90 में हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं, और दूसरा आता है 270 डिग्री में हम कुछ जोड़ें या घटाएं। तो यहां पे देखिए 90 और 270, 90 और 270। कहने का मतलब यह है कि x अक्ष के लिए अगर 0, 180 या 360 प्लस माइनस थीटा होता है तो आप कहेंगे x अक्ष पर है। और अगर y अक्ष के लिए है तो यानी 90 और 270 प्लस माइनस थीटा आता है तो कहेंगे आप y अक्ष है। तो y अक्ष के लिए परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है देखिए, अगर आपका साइन है तो वो आपका कॉस में जाएगा, और कॉस है तो साइन में जाएगा। ओके, टेन है तो कॉट में जाएगा, और कॉट है तो टेन में जाएगा। और यहां पे सेक है तो कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक है तो सेक में जाएगा। याद रखिएगा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है, इसमें यहां पर व्युत्क्रम संबंध नहीं लग रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ये चतुर्थांश का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मान के चलिए कि चतुर्थांश मैंने आपको समझाया। फिर हर चतुर्थांश में ये जितने भी इसमें चित्र में बने हुए हैं फिगर टाइप के, ये आपका ये 2 डायमेंशनल है, जिसे बोलते हैं 2 विमीय, यानी समतल के लिए 2 रेखाएं खींची गई हैं। इसको आप तल ना मान के चलिए कि तल के लिए अगर 2 समतल होंगे तो वहां पे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, वो त्रिविमीय आप इंटर में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप 2 विमीय देखिए, 2 रेखाएं खींची गई हैं। तो यहां पर पहले पॉइंट में चतुर्थांश याद रखना, दूसरे पॉइंट में अनुपात याद रखने कौन कौन से पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में आपको याद रखना है कि किस एंगल के लिए आता है और किस कोण के लिए अनुपात में परिवर्तन होगा, किस कोण के लिए अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, यानी किस अक्ष के लिए परिवर्तन होगा, किस अक्ष के लिए परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन अगर होता है तो परिवर्तन किस तरीके से होता है, साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। इसलिए मैंने तीर का निशान ऐसे करके बता दिया। टेन है तो कॉट में आ जाएगा, कॉट है तो टेन में आ जाएगा, सेक है तो कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक है तो सेक में जाएगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम संबंध नहीं है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम तो कॉसेक होता है, लेकिन चेंजिंग में साइन है तो कॉस में जाएगा, कॉस है तो साइन में जाएगा। ठीक है, सेक है तो, क्योंकि सेक का अपोजिट तो कॉस होता है, लेकिन यहां कॉसेक है तो यानी सेक है तो कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक है तो सेक में। केवल ये मिलता है व्युत्क्रम संबंध में। टेन है तो कॉट, कॉट टेन, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं, तो केवल ये आपका मिलता है। तो ये टॉपिक हो गया। अब इतना टॉपिक समझने के बाद
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन नियमों को किस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, कम से कम आपको इस चतुर्थांश का नियम अगर आप समझ लेते हैं तो इस चतुर्थांश का नियम समझ लेने के बाद कम से कम 150 फार्मूले आपको जबान पे रट जाएंगे। केवल आपको ये नियम याद कर लेने हैं बस। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चतुर्थांश किस तरीके से बनाया जाता है उसको तो आप पहले पढ़े ही होंगे, लेकिन मैंने फिर आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, यानी ये याद रखो तो सब कुछ याद रहेगा। केवल तीसरा पॉइंट आपको अलग से देखना पड़ेगा, चेंजिंग वाला। तो फिलहाल इतना आप देखें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इतना आप लोग याद कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि फार्मूले जो 150 फार्मूले हैं वो 150 फार्मूले इस चतुर्थांश के नियम से और कोटि पूरक और संपूरक के नियम से किस तरीके से ये 150 फार्मूले आसानी से याद किए जा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, इसलिए अब हम केवल आज इतना ही आपको बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी से रिलेटेड आगे बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू बच्चों।